गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गद्य का नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। बेटा हम आज पाठ का सारांश देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पाठ पूरा समझ में आ जाएगा। आप कहीं से कोई भी आंसर पूछा जाएगा तो लिख सकेंगे। बेटा यहाँ धर्म एवं विज्ञान के द्वंद्व को दिखाया गया है। दो पात्र मुख्य रूप से यहाँ हैं, लेखक और जीजी। जीजी लेखक की सगी नहीं है, अपनी नहीं है, लेकिन दोनों में बहुत भावनात्मक लगाव है। लेखक जीजी का सम्मान करता है और जीजी भी लेखक को बहुत मानती हैं। तो हम देखते हैं बेटा, गांव में आषाढ़ का महीना। आप जानते हैं कि गांव में आषाढ़ के महीने का बहुत महत्व होता है। इस महीने में धान की रोपनी होती है। लेकिन बेटा कभी कभी गर्मी के इन दिनों में बरसात नहीं होती है, जिससे पशु पक्षी सब व्याकुल उठते हैं। धरती में दरार पड़ जाती है, जीव जंतु सभी आकुल व्याकुल हो उठते हैं। ऐसे में गांव के बच्चे मंडली बनाकर, 17-18 साल के बच्चे नंग धड़ंग होकर मंडली बनाकर दरवाजे दरवाजे जाते हैं। स्त्रियां, औरतें छतों से और छज्जों से बाल्टी में पानी भर भर कर उनके ऊपर डालती हैं। बच्चे कीचड़ में लोटते पोड़ते हैं। जो लोग इनके इस व्यवहार से चिढ़ते हैं वो उन्हें मेढक मंडली कहते हैं, और जो इन्हें और जिनको ये अच्छे लगते हैं वे लोग इनको इंद्र सेना कहते हैं, इंद्र की सेना। बच्चे मंडली बनाकर बेटा दरवाजे दरवाजे जाते हैं और पानी के साथ गुड़धानी की मांग करते हैं। गाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। अब सवाल उठता है कि पानी के साथ गुड़धानी की मांग क्यों करते हैं? गुड़धानी क्या है? तो बेटा गुड़धानी गुड़ और धान मिलाकर बनाया गया एक भोज्य पदार्थ है। पाठ के संदर्भ में इसका अर्थ अनाज है। पानी मांगने वाले बच्चे इंद्र देवता से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग करते हैं, क्योंकि पानी बरसने से धरती की प्यास तो बुझेगी ही, सूखे गलों को राहत तो मिलेगी ही, साथ साथ अनाज भी पैदा होगा, जिससे समाज का भरण पोषण होगा। ये बच्चे बेटा गंगा मैया की जय बोलते हुए चलते हैं। गंगा मैया की जय क्यों? बेटा बच्चों को जल की आवश्यकता और जल का संबंध गंगा मैया से है। इसके लिए यही कारण है कि बच्चे गंगा मैया की जय बोलते हैं। इसके अलावा गंगा नदियों में सबसे पवित्र हैं, उन्हें मोक्षदायिनी कहा जाता है। बेटा इसी संदर्भ में नदियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी पूछा जा सकता है। तो नदियाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नदियों के जल से ही खेतों की सिंचाई होती है और समाज का भरण पोषण होता है। नदियों के जल से ही उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। नदियों के किनारे ही बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी राजधानियाँ, बड़े बड़े तीर्थ और बड़े बड़े शिक्षा केंद्र स्थापित हैं। इस तरह से नदियों का सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व भी है। अब देखिए लेखक की बात। लेखक विज्ञान का छात्र है। वह बच्चों पर या मेढक मंडली पर पानी डालने का विरोध करता है। वह इसे पानी की बर्बादी मानता है। वह मानता है कि जिस समय धरती पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही हो, उस समय बच्चों पर बाल्टी में पानी भर भर करके डालना निश्चय ही पानी की बर्बादी है। यह घोर पाखंड है, अंधविश्वास है। तो लेखक विज्ञान का छात्र है। वह मेढक मंडली पर पानी डालने को पानी की बर्बादी मानता है। वह मानता है कि जिस समय धरती पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही हो, उस समय मेढक मंडली पर बाल्टी में पानी भर भर कर डालना निश्चय ही जल की बर्बादी है। यह घोर पाखंड है, अंधविश्वास है। लेकिन जीजी इंद्र सेना पर पानी फेंकने को सही ठहराती हैं। वह मानती हैं कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि देवताओं को दिया जाने वाला अर्घ्य है। इससे देवता खुश होते हैं और बदले में दोगुना चौगुना लौटाते हैं। इसके अलावा वह यह मानती हैं कि जिस चीज की कमी हो उस चीज का दान करना सबसे बड़ा दान कहलाता है, और वैसे दान का फल अवश्य मिलता है। ओके बेटा, इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। एक बार नहीं 2 बार सुन लीजिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा बेटा। आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लेखक मेढक मंडली पर पानी डालने का विरोध करता है। सवाल उठता है कि ऐसा वह क्यों करता है? तो बेटा इसके 3 कारण हैं। एक तो वह
विज्ञान का छात्र है, दूसरा आर्य समाजी संस्कार का है, और तीसरा कुमार सुधार समिति का वह मंत्री है। 3 चीजें हुई, एक तो विज्ञान का छात्र है, नंबर 2 आर्य समाजी संस्कार का है, और तीसरा कुमार सुधार समिति का मंत्री है। आपने पीछे देखा कि मेढक मंडली पर पानी डालने को जीजी सही ठहराती हैं, तो ठहराने वाली बात वहाँ बताई गई थी कि मेढक मंडली पर पानी डालने को जीजी सही ठहराती हैं। वो उसे पानी की बर्बादी नहीं बल्कि देवताओं को दिया जाने वाला अर्घ बताती हैं। वह बताती हैं कि इससे देवता खुश होते हैं और बदले में 2 गुना 4 गुना लौटाते हैं। जिस चीज़ की कमी हो उसका त्याग करना बहुत बड़ा दान होता है। उसी चीज़ को बेटा थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई करके दे दिया गया है कि मेढक मंडली पर पानी डालने को सही ठहराने के लिए जीजी कौन कौन से तर्क देती हैं। तो यहाँ पॉइंट्स में आप लिखें कि मेढक मंडली पर पानी डालने को सही ठहराने के लिए जीजी निम्नलिखित तर्क देती हैं। नंबर 1 क्या, कि वह इसे पानी की बर्बादी नहीं मानती बल्कि देवता को दिया जाने वाला अर्घ्य समझती हैं, अर्घ्य बताती हैं, अर्घ्य। नंबर 2 वह मानती हैं कि इससे देवता खुश होते हैं और बदले में 2 गुना 4 गुना लौटाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा अलग से है, वह इसे पानी की बुआई मानती हैं। वह कहती हैं कि जैसे खेतों में 40-50 मन अनाज उगाने के लिए किसान 4-5 सेर बीज डालता है, वैसे ही गलियों मुहल्लों में पानी की बुआई करने से बादलों की फसल तैयार होती है। और चौथी बात क्या मानती हैं, तर्क देती हैं कि जिस चीज़ की कमी हो उसका त्याग करना बहुत बड़ा दान कहलाता है। फिर से एक बार देखिए, मेढक मंडली पर पानी डालने को सही ठहराने के लिए जीजी निम्नलिखित तर्क देती हैं। नंबर 1 वह इसे पानी की बर्बादी नहीं मानती हैं, वह मानती हैं कि यह देवता को दिया जाने वाला अर्घ है। नंबर 2 वह मानती हैं कि इससे देवता खुश होते हैं, या वह कहती हैं कि इससे देवता खुश होते हैं और बदले में 2 गुना 4 गुना लौटाते हैं। नंबर 3 वह इसे पानी की बुआई मानती हैं। वह मानती हैं कि जैसे खेतों में 40-50 मन अनाज उगाने के लिए किसान खेतों में 4-5 सेर बीज डालता है, वैसे गलियों मुहल्लों में पानी की बुआई करने से बादलों की फसल तैयार होती है। और नंबर 4 वह मानती हैं या वह कहती हैं कि जिस चीज़ की कमी हो उसका त्याग करना सबसे बड़ा दान कहलाता है। अब बेटा आगे देखिए, बुद्धि के स्थान पर भावना कीजिए। आप देख रहे बुद्धि किसके साथ है, लेखक के साथ है, और भावना किसके साथ है, जीजी के साथ है। तो बुद्धि के स्थान पर भावना की जीत आपको दिखानी है। तो आप बताएंगे कि लेखक और जीजी दोनों में भावनात्मक लगाव है। लेखक जीजी का बहुत सम्मान करता है और जीजी भी लेखक को बहुत मानती हैं, लेकिन पानी डालने के मुद्दे पर लेखक जीजी का विरोध करता है। जीजी उसे समझाती हैं, उसके तर्कों को निराधार सिद्ध कर देती हैं। अंत में लेखक का विश्वास डगमगाने लगता है, वह चाह करके भी अंधविश्वास का विरोध नहीं कर पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेखक और जीजी में भावनात्मक लगाव है। लेखक जीजी को बहुत मानता है, लेखक जीजी का बहुत सम्मान करता है, और जीजी भी लेखक को बहुत मानती हैं, लेकिन पानी डालने के मुद्दे पर लेखक जीजी का विरोध करता है। जीजी अपने तर्कों से लेखक को निरुत्तर कर देती हैं। लेखक की बुद्धि, उसका विश्वास कमजोर पड़ जाता है और वह चाह करके भी अंधविश्वास का विरोध नहीं कर पाता है। बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ है, वहाँ दिखाया है लेखक ने कि 50 वर्षों में भी, 50 वर्षों से यह देखता चला रहा है लेकिन अब तक बदलाव नहीं आया है। गगरी फूटी बैल पियासे, गगरी फूटी बैल पियासे, गगरी फूटी है, बैल आज भी प्यासे के प्यासे हैं। क्या मतलब है बेटा, बताया इसमें 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ये बताया गया कि लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, कोई त्याग की बात नहीं सोचता है। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग भ्रष्टाचार में व्याप्त हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार की हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते हैं कि वे खुद भी भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं लिप्त हैं। और असली बात यह है बेटा, गगरी फूटी बैल पियासे में प्रतीकात्मक प्रयोग है। लेखक ने बताया है कि बादल झमाझम बरसते हैं,
बादल झमाझम बरसते हैं लेकिन गगरी फूटी और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो बादल झमाझम बरसते हैं मतलब क्या है? विकास के नाम पर सैकड़ों योजनाएं बनाई जाती हैं। विकास के नाम पर देश में सैकड़ों योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिलता है। सारा लाभ अमीर वर्ग ही लेता है। ऐसी स्थिति में बैल प्यासे ही रह जाते हैं, गरीब गरीब ही रह जाते हैं और अरीम अमीर अमीर हो जाते हैं। तो ये अंतिम पैराग्राफ बेटा मैं लिखने के लिए दूंगा अर्थ ग्रहण के प्रश्न के लिए, लेकिन वहाँ एक प्रश्न बहुत सुंदर है, उसको मैं लिखा भी दूंगा। गगरी फूटी बैल प्यासे प्रतीकात्मक अर्थ है। लेखक बताना चाहता है कि देश में संसाधनों की कमी नहीं है, देश में संसाधनों की कमी नहीं है। विकास के नाम पर अनेकों योजनाएं बनाई जाती हैं, लाखों अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसका लाभ गरीबों को नहीं मिलता है। सारा लाभ अमीर वर्ग ही लेता है, जिससे गरीब गरीब ही रह जाते हैं। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, गरीब गरीब ही रह जाते हैं और अमीर और अधिक अमीर हो जाते हैं। और उस पैराग्राफ में बेटा 2-3 बातें लिखी। अधिकार कर्तव्य की। लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है। सभी अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई देश के लिए त्याग करना नहीं चाहता है। लोग नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन विडंबना इस बात की है कि दूसरे के भ्रष्टाचार की लोग चटखारे लेकर चर्चा करते हैं, खुद नहीं देखते हैं कि वे कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो 50 वर्षों से लेखक इस चीज को देख रहा है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस पैराग्राफ को हम अलग से लिख करके भी आपको दिखाएंगे बेटा। इतनी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लिखिएगा भले ही नहीं, क्योंकि मैं लिखाऊंगा इन चीजों को। आप इनको सुनिएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से बेटा। ओके स्टूडेंट्स।